बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले सभी प्यारे साथियों का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सुमित में आप सभी का स्वागत। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम लोग बिहार पुलिस के लिए पहला स्टार्टिंग करेंगे या बिहार दरोगा के लिए तो पहला सब्जेक्ट जो रखेंगे उसमें होगा ज्योग्राफी। तो हम सबसे पहले लुसेंट को कवर अप करते चलेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट सब टॉपिक देखेंगे। तो पहला चैप्टर इसमें है भूगोल। पेज नंबर हो जाएगा इसका, पेज नंबर हो जाएगा 85। उसके बाद साथ में रखेंगे हम सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, तो हम दोनों को देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। हालांकि पढ़ने के लिए इसमें कुछ नहीं, ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना कोई भी चीज का पहचान नहीं बताया जा सकता। तो देखिए कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान द्वारा 276 से 194 ईसा पूर्व में किया गया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो और ग्रेफोस के वर्णन से प्राप्त किया गया है। यह एक दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन, यानी ज्योग्राफी का अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। उसके बाद देखिए कि भूगोल के नामकरण एवं विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा मुझे। उसके बाद देख लीजिए कि हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पेरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध समावेश किया है। तो ये पूछ सकता है कि सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध समावेश किसने किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा जस पेरियोडस। उसके बाद देख लीजिए, ये सब सिर्फ स्टडी के लिए है, स्टडी कीजिए, इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट्स है। तो भूगोल का जनक हिकेटियस पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं। उसके बाद वर्तमान भूगोल का जनक अगर पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो ये सब एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना चाहिए, रिवीजन करना है, बार बार करना है। उसके बाद आ जाते हैं विश्व ग्लोब का निर्माता, इसका जो है हो जाएगा मार्टिन बेहम। ये भी रिवीजन करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे कि विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, तो अग्नेजी मेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, तो अग्नेजी मेंडर। उसके बाद देखिए कि भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है, तो स्ट्राबो है। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से जो भूगोल को सजाया है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सजाया। किसने सजाया है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सजाया। फिर उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक एक बार इसको सरसरी निगाहों से पढ़िए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में हम ये सीखे कि भूगोल एक प्राचीनतम भूविज्ञान है जिसकी नींव प्रारंभिक, हम शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के द्वारा दिखाई पड़ती है। और इसमें देख लीजिए कि इसका जो है कि ज्योग्राफिया जो है जियो प्लस ग्रेफोस, यानी कि इसको एक ज्योग्राफिया भी कहा जाता है। शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। उसके बाद मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माता अनेक्जी मेंडर को कहा जाता है। स्ट्राबो ने भौगोलिक विश्वकोश की रचना की। और आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान, सहयोग एवं अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु 1919 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU जो है का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में, जो फ्रांस में पड़ता है। कहाँ? पेरिस में, जो फ्रांस में पड़ता है। एक बार रिपीट कर देते हैं कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान, सहयोग एवं अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु 1919 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ तक खत्म। उसके बाद पहला जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, यह होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से देखिए कि अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप में ब्रह्मांड कहते हैं। इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यानी कि ब्रह्मांड के अस्तित्व मान द्रव की ऊर्जा को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड करते हैं। अब ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये बार बार पढ़िए, रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला देखिए महाविस्फोटक सिद्धांत है। दूसरा साम्यावस्था एवं सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना है। इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़िए, छोड़िए, स्किप कीजिए, वो आपकी मर्जी। उसके बाद आता है दोलन सिद्धांत।
दोलन सिद्धांत को किसने दिया था? तो डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। फिर देखते हैं कि स्फीति सिद्धांत को किसने दिया था? तो अलेन गुथ ने दिया था। उसके बाद है कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलीय एवं पादरी जेब जॉर्ज लेमेंतेर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं बचा, इसका जो भी थ्योरी था हम लोग इधर पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये देखिए कि नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इसका प्राप्त चित्रों में बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन ने सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMAP यानी कि विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब रखा गया। भूवैज्ञानिक काल देख लीजिए कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को इयोन कहते हैं। इयोन का महाकल्प के कल्प को यानी कि इंग्लिश में उसको पीरियड कहा जाता है, तो कल्प को युग कहते हैं। युग को इंग्लिश में इपोच कहते हैं तथा युग के काल को एज में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि ये फॉर्मूला देखिए, इयान, महाकल्प, कल्प, युग और काल। ये याद हो गया तो ये टॉपिक अच्छा से याद हो जाएगा। इस टॉपिक को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला देखिए, इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि ये CERN का फुल फॉर्म हो जाएगा, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हेड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह बेसिक यूनिट माना जाता है। उसके बाद देखिए कि वही CERN जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे पढ़ चुके हैं ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन में मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की, जिससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद देखिए नोट में, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी को समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसन थ्योरी पर आधारित है। उसके बाद ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड को अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी है और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। सोच लीजिए कि हमारा गैलेक्सी कितना बड़ा होगा। उसके बाद मंदाकिनी के बारे में दिया गया है, इसको भी पढ़िए। और पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं, हमारी पृथ्वी अपनी एक मंदाकिनी है जिसमें दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा को इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, कभी न कभी नाम सुने होंगे। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। इसे मंदाकिनी का सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी कहा जाता है, नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी इवार्क मंदाकिनी है। उसके बाद निहारिका के बारे में पढ़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। फिर निहारिका को 2 अलग अलग कारणों से बनती है, पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। उसके बाद ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं के धूल और गैस से बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा के बारे में यहाँ उल्लेख है, इसको भी पढ़िए। निहारिका के प्रकार है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से पढ़िए या छोड़ भी दीजिए। उसके बाद निहारिका देखिए, निहारिका के प्रकार है ग्राहीय निहारिका, ओरियन नेबुला। यह हमारे आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारे का समूह कौन है, तो ओरियन नेबुला हो जाएगा। और तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक अध्याय ब्रह्मांड देखें।
उसके बाद दूसरा आ जाता है सौरमंडल। सौरमंडल हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक हम आपको बताते हैं कि इससे जो भी जानकारी मिली इसको समझे कैसे, इसको शॉर्ट तरीका में बताते हैं कि हम समझा रहे हैं, आप लोग इसको भी देखिए। हालांकि इसमें वो मैटर दिया नहीं गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। गॉड पार्टिकल यानी कि इससे जुड़े इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वन लाइन में जो बन सकता है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। गॉड पार्टिकल यानी कि हिग्स बोसॉन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था। फिर देखिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 3 प्रमुख सिद्धांत है। पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे कि बिग बैंग थ्योरी देखे, और इसका प्रतिपादन बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेम्टेयर ने किया था। अब महाविस्फोट सिद्धांत को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और का मानक सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद आता समावस्था सिद्धांत, इसका प्रतिपादन गोल्ड, हरमन बॉन्डी एवं सर फ्रेड हॉल ने किया था। उसके बाद आता दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत है कि ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन से संबंध, इस नए सिद्धांत का प्रवर्तक डॉक्टर एलन सैंडेज है। उसके बाद ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशगंगीय पिंडों की विशेषताएं वैज्ञानिक अध्ययन खगोल शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है, यहाँ पे पढ़ चुके हैं। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में यह बताया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उसके बाद खगोल शास्त्री केपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों के संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया था। उसके बाद खगोल शास्त्री एडविन हबल ने बताया था कि आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में कई आकाशगंगा पाए गए हैं। तो ये था इसका मेन टॉपिक, मेन क्वेश्चन। इसको आप लोग लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। उसी से जुड़े है। ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव था। अब देख लीजिए लूसेंट का सब्जेक्टिव, सेम टॉपिक सेम डे सेम क्वेश्चन कीजिए, लूसेंट समझ में आएगा। सेम टॉपिक, जो टॉपिक हम सब्जेक्टिव से पढ़े वही टॉपिक हम लोग ऑब्जेक्टिव में आके उसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वहाँ पे पढ़े हिकेटियस। उसके बाद है कि भूगोल का एक अलग अध्ययन शास्त्र जो शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है, तो वहाँ पे पढ़ चुके हैं। एरिस्टोस्थनीज। भूगोल के लिए जियोग्राफिका का शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, देख लीजिए एरिस्टोस्थनीज ने दिया था। हालांकि मैं वहां से पढ़ के यहाँ पे टिक कर चुका हूँ। आप लोग यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, उससे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि हमने टिक क्यों किया नहीं किया, आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आंसर को ढक के ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस करें। वहां से क्या समझे, हम कितना यहाँ पर टिक कर पाए, उस हिसाब से चलिए, तभी लूसेंट समझ में आएगा। और उसके बाद धीरे धीरे अभी हम एक टॉपिक कर रहे हैं, धीरे धीरे वेटेज बढ़ाएंगे। एग्जाम नजदीक, एग्जाम आने से पहले कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट को खत्म करें और खास करके लूसेंट पर अपना कमांड बने, ताकि लूसेंट के बाद हम दूसरा बुक भी कर पाए, जस्ट लाइक एसपीडी कर पाए, करंट अफेयर कर पाए, मैथ कर पाए। हिंदी में क्या इम्पोर्टेंट, हम लूसेंट में भी वही लेके चलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। पढ़ना सभी को है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है उसे बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे। और जो छोड़ना होगा तो उसे एक दो बार पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ते चलेंगे। तो यही है, यहीं तक आज का टॉपिक रहने देते हैं। कल फिर भूगोल का दूसरा जो टॉपिक आएगा, दूसरा टॉपिक में हम बता चुके थे कि दूसरा टॉपिक आएगा सौरमंडल। क्या आएगा? सौरमंडल। तो आप लोग चाहे तो सौरमंडल का तब तक एक बार पढ़ भी लीजिए, सब्जेक्टिव में एक बार पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव में मिला भी लीजिए, ताकि जब मेरा वीडियो आप लोग देखिए, जब हम आपको समझाएं तो आपको बेटर थिंकिंग में समझ आए, ताकि वो आप ही के लिए अच्छा है। और वो आप जितना अच्छा रिवीजन करेंगे, जितना बार पढ़ेंगे, कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, टॉपिक खुद में पढ़िए, 2-3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, लूसेंट समझ में आने लगेगा। क्योंकि 90% बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमको लूसेंट समझ में नहीं आता, भैया हमको लूसेंट समझ में नहीं आता है। तो उसे पढ़ने का सही तरीका खोजिए, 4 बार 5 बार 6 बार पढ़िएगा, लूसेंट समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।